नमस्कार। हमारी खास पेशकश 24 के चैंपियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कंक्लूडिंग एपिसोड में हम बात करेंगे उस चैंपियन ऑफ द चैंपियंस की, जिसने निसंदेह बीते करीब एक दशक से ज़्यादा समय के दौरान भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति में अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ग्लोबल रैंकिंग में तो वो नंबर 1 लीडर हैं ही, और भारत में भी निश्चित तौर पर जब ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 है तो भारत की क्या बात की जाए। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे किरदार हैं जिनका जादुई व्यक्तित्व है। वो आते हैं, देखते हैं और जीत लेते हैं। ये जो कहावत अंग्रेजी में कही जाती है, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया, ये नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है। लेकिन इस व्यक्तित्व के पीछे गहरी राजनीतिक समझ, अटूट परिश्रम और टीम को साथ लेकर चलने का भाव है। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का रहस्य राजनीतिक पंडितों के लिए भी एक मिस्ट्री है। बहुत जानने की कोशिश की जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये कहा गया कि शायद 2014 का करिश्मा वो 2019 में ना दोहरा पाए। अब जबकि 2024 हम खड़े हैं पूर्व संध्या पर परिणामों की, तब सारे एग्जिट पोल और तमाम राजनीतिक पंडित कम से कम इस बात पर तो सहमत हैं कि सरकार एनडीए की, यानी बीजेपी जो उसका नेतृत्व करता है, उसकी बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार ही प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है, पूरे आसार हैं। आखिर क्या है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का रहस्य या राज? क्यों वो इतनी तेजी से आगे बढ़े और छा गए भारतीय राजनीतिक पटल पर? चाहे 2014 में उनका नारा हो अच्छे दिन आने वाले हैं, या फिर 2019 का नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और या फिर शुरू हुआ 2024 के पहले कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी जो कहता है वो पूरा करता है। और देश की जनता जो बैठी है सामने, मोदी मोदी मोदी, जैसे कोई रॉक स्टार हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स स्टार हैं, जैसे कोई फिल्म स्टार हैं। जाहिर तौर पर मोदी इस देश की जनता के मन में घर कर चुके हैं, और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता जोड़ी अटल जी और आडवाणी जी से भी लोकप्रियता के मामले में ये कहने में संकोच नहीं कि कुछ आगे ही निकल गए। अपार लोकप्रियता, बेहिसाब दीवानगी, जनता का भरोसा और भारी उम्मीदें, ये सब कुछ जुड़ता है भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। कितनी उपमाएं, कितने विशेषण, ये सब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत महान एक बार फिर नए इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। करोड़ों की आबादी को लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। सवाल बस एक है, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी दफा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? एग्जिट पोल के अनुमान तो यही बता रहे हैं कि मोदी धूमधाम से फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे बहुमत के साथ जो कीर्तिमान बनाने वाला साबित हो सकता है।
बीजेपी 400 पार के नारे के करीब पहुंचती दिख रही है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में तो क्या मोदी अब उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा है? क्या नरेंद्र मोदी उस मकबूलियत को पाने जा रहे हैं जो भारत में बस आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को ही नसीब हुआ था? जवाब ज्यादा दूर नहीं है। 4 जून की तारीख हर सवाल का जवाब लिख कर देगी, जो हमेशा के लिए राजनीतिक इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज हो जाएं। लेकिन इन तारीखों और दस्तावेजों में पहले से ही दर्ज हो चुका है मोदी का मैजिक। मोदी की शख्सियत मानो किसी मैग्नेटिक फील्ड की तरह, जो अपने कांटेक्ट में आए लोगों को जादुई तरीके से खींचती है, करिश्माई रूप से अट्रैक्ट करती है। नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत ही नहीं, मध्य एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में जाने माने और पहचाने गए नेता के तौर पर उभरे हैं। उनकी ग्लोबल रैंकिंग पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता की है। यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान जब हाहाकार मचा था और वहां मौजूद हर विदेशी अपने घर लौटने की राह देख रहा था, तब भारतीय तिरंगे लगी बसों और गाड़ियों ने हर रास्ता बिना रोक टोक पार किया। ये मोदी की विश्व नीति या डिप्लोमेसी का नतीजा था। हजारों बच्चे सुरक्षित घर लौट आए। बट सर, मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर, सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहां से निकल गए। मोदी ने देश की जनता में आत्मविश्वास भरा है। अपनी बोली, अपनी भाषाओं, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। इतिहास की एक नई परिभाषा मोदी के दौर में लिखी गई है, जिसमें सनातन परंपरा और भारतीयता की भावना को नई ऊंचाई मिली और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण ने इसे और मजबूत किया है। ये वो पहलू हैं जिन पर देश के दूसरे नेता इस तरह कभी सोच नहीं पाए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा, और जो सोचा उसे करके भी दिखाया। कांग्रेस ने अपने चहेते इतिहासकारों से जो इतिहास की किताबें लिखवाई, उसमें 2 परिवारों का जिक्र रहा। एक अपने परिवार का और दूसरा मुगल परिवारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफर की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस सफर में सब कुछ बहुत आसान है, बहुत सरल है, कहीं कोई चैलेंज नहीं है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के उस पक्ष के बारे में बहुत अंदर उतरकर वो नहीं बताते हैं कि बचपन में किस तरह की चुनौतियां और संघर्ष था, सिवाय इसके कि वो एक चाय वाले के पुत्र रहे और जीवन में वो तमाम चुनौतियां जो आर्थिक अभाव की वजह से किसी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को उठानी पड़ती हैं, उन्होंने भी उठाई। लेकिन उसके आगे का जीवन, जब वो किशोर अवस्था की तरफ प्रवेश करते हैं,
और फिर उसके बाद हिमालय की तरफ निकल जाते हैं। और करीब करीब जो जानकारी मिलती है कि करीब 1 दशक का उनका जो जीवन है, यानी वो जब 25-26 वर्ष की उम्र में फिर लौटते हैं गुजरात, तो उन 8-10 वर्षों का कोई भी इतिहास नहीं मिलता है कि हिमालय किस लिए गए, वो वहाँ किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गए, कहाँ कहाँ भटके वो। इस पर नरेंद्र मोदी भी कभी, सिवाय इसके कि हाँ मैं गया था, लेकिन इसके आगे वो नहीं बोलते। ध्यान उनका बहुत प्रिय एक उपकरण है जिसके सहारे वो अपने तनाव से और अपने कार्य की एकाग्रता को लेकर आगे बढ़ते हैं। और 7वें चरण के मतदान के ठीक पहले वो उसी कन्याकुमारी में ध्यान के लिए पहुंचे थे जहां कभी विवेकानंद ने शिला पर बैठकर ध्यान लगाया था। तो नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के कई ऐसे पक्ष हैं जिनको देखना सुनना बड़ा दिलचस्प होता है। तो आइए, ये वाकई एक मौजूद वक्त है जब हम उनके जीवन के इस सफ़र पर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो चुनौतियों से जूझकर आगे बढ़ते रहे, क्या कुछ उन्होंने इस दौरान चुनौतियों का सामना किया। देखिए। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जन्मस्थान महसाणा, गुजरात। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। माता का नाम हीराबेन मोदी। 17 सितंबर 1950 को बेहद ही साधारण परिवार में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 6 भाई बहनों में तीसरे नरेंद्र मोदी परिवार की माली हालत को देखते हुए अपने पिता के काम में हाथ बटाया करते थे। स्कूल भी जाया करते थे और काम भी करते थे। छोटे से उम्र में ही वो एक ऑयल कंपनी में तेल के पीपे उठाया करते थे। हर पीपे पर उन्हें 5 से 10 पैसे की मजदूरी मिला करती थी। इन्हीं दिनों अपने विद्यार्थी जीवन में उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। मोदी का मन इसमें रम गया। अपने पिता की चाय की दुकान से केतली लेकर स्टेशन पर आने वाली रेलगाड़ी की तरफ तो वो दौड़ते ही थे। संघ प्रचारकों के लिए भी 5 बजे सुबह उठकर दूध लाने जाया करते थे। मोदी के जीवन से जुड़ी एक रहस्यपूर्ण बात और है कि वो 2 साल के लिए हिमालय चले गए थे। ये बात किसी को नहीं पता कि वो कहां थे, उन्होंने इस दौरान क्या किया। कई बार मोदी से सवाल भी किए गए, लेकिन वो इसे टालते रहे। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक लीडर ही नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो मुश्किल घड़ी में देश की 140 करोड़ की आबादी को रास्ता दिखाने वाले एक हमदर्द भी हैं। और यही वजह है कि चाहे बात आप स्वच्छता अभियान की करिए, जिसमें आज हम देखते हैं कि हमारा इंदौर सिरमौर है देश में, और पूरे देश के राज्यों में इसको लेकर एक अच्छी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छिड़ती है। कोरोना के समय हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया, उनका मनोबल बढ़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जब भारत के विद्यार्थी वहाँ फंसे तो नरेंद्र मोदी का नाम एक भरोसे का नाम बना, और उन विद्यार्थियों को वहाँ से निकालने में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वो विद्यार्थी जब लौटे तो गर्व से ये कहते नजर आए कि बड़ा रुतबा है भारत का, यूक्रेन की बात करें अगर। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जो नारा है ये लोगों के मन में घर कर चुका है, और इसीलिए मोदी सर्वप्रिय सर्वलोकप्रिय नायक है। मोदी है तो मुमकिन है, यही वो नारा है जो आज हकीकत बन गया, और मोदी जनता के भरोसेमंद नायक है। विश्व के राजनेताओं की रैंकिंग में मोदी का जलवा कायम है। मोदी की गिनती देश के कामयाब प्रधानमंत्रियों में की जाती है, चाहे बात पंडित नेहरू की हो, जिन्होंने आजादी के बाद देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश की, या बात इंदिरा गांधी की हो, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और बात चाहे लाल बहादुर शास्त्री की हो, जिनकी ईमानदारी और सादगी के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। युग पुरुष
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कई अधूरे सपनों को मोदी पूरा कर रहे हैं। पीएम के तौर पर और पार्टी के सुप्रीम लीडर के तौर पर मोदी एक ऐसे राजनेता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं जो साहसिक और कठोर फैसले लेते हैं। 2016 में नोटबंदी का फैसला हो या फिर 2017 में जीएसटी लागू करना हो, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करना हो, मोदी ने हर बार ही चौंकाया है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सीएए लेकर आई, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई और कृषि सुधार कानून लागू किए। देश के सबसे बड़े मसले रहे अयोध्या मामले का निपटारा और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण। मोदी है तो मुमकिन है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कोरोना महामारी की लड़ाई के दौरान भी जबरदस्त काम किया। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मोदी की सफलता और जनता के बीच स्वीकार्यता बढ़ने की सबसे बड़ी वजह उनकी भाषण शैली भी है। एक कनेक्ट है जो वो लोगों से तुरंत स्थापित करते हैं, चाहे बात देश की समस्याओं की हो या बात अपोजिशन की हो या देश को ललकारने वाले कुछ पड़ोसी मुल्कों की हो। मोदी जब बोलते हैं तो जनता को लगता है कि वो एक ऐसे नायक हैं जो कह रहे हैं उसे वो तुरंत पूरा भी कर सकते हैं। उनकी शैली में वीर रस का पुट है, तो वहीं कई बार उनका भाषण भावुकता से लबरेज भी नजर आता है। मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तारीख 22 जनवरी 2024, शहर अयोध्या, जहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यहां मौजूद एक एक चेहरा गवाही दे रहा था कि आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है। जो कुछ यहां दिखा वही एग्जिट पोल में नुमाया हो रहा है। मोदी फिर अल्टीमेट चैंपियन साबित होने जा रहे हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मोदी ने बतौर पीएम 10 साल के सत्ता के कार्यकाल के दौरान कठोर फैसले तो लिए ही, वहीं पार्टी के लेवल पर भी कई कड़े कदम उठाने में वो पीछे नहीं रहे। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्होंने उन कद्दावर मंत्रियों को बाहर करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई जो जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे थे। कुछ साल पहले गुजरात के सीएम समेत पूरी कैबिनेट को विदा कर दिया गया था। एक के बाद एक कई राज्यों के सीएम बदल दिए गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली सुपर सक्सेस के बाद उन्होंने हर राज्य में नया चेहरा सामने रखा, जो ये बताता है कि मोदी सिर्फ अपने सियासी करियर को ही नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य को भी निगाह में रखते हैं।
नरेंद्र मोदी बीजेपी को वहां तक लेकर आ गए हैं जहां से पार्टी और उसके आने वाले कल को पूरी तरह सुरक्षित कहा जा सकता है। कभी 2 सांसदों की पार्टी रही बीजेपी आज 300 पार का आंकड़ा ऐसे पार करती है जैसे ये बहुत सरल है, और ये आंकड़ा 2024 के चुनाव में तो अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने की तरफ भी बढ़ सकता है। मोदी अपनी पार्टी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके भीतर बहुत कुछ है। अब वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे देश और पूरी दुनिया में भारत अपनी धमक दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी इस देश की जड़ों से, इसकी रूट्स से बहुत अच्छे से परिचित हैं, और यही वजह है कि जब भी धर्म दर्शन या भारत के विश्व गुरु होने की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी का वक्तृत्व सुनने लायक होता है। भारतीय परंपरा में ज्ञान का क्या महत्व है, भक्ति का क्या महत्व है, धर्म दर्शन, तत्व ज्ञान, इन तमाम विषयों पर वो धारा प्रवाह बोलते हैं और लोग बहुत ठहर कर उन्हें सुनते हैं। एक और रहस्य उद्घाटन करते चलें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कविताएं लिखते हैं। जी हाँ, उनका काव्य संग्रह भी साक्षी भाव प्रकाशित हुआ है, जो एक तरह का आध्यात्मिक आख्यान है, एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है। और इस आख्यान में नरेंद्र मोदी जो हैं शक्ति की आराधना करते नजर आते हैं। वो शक्ति की आराधना करते हैं, देवी के उपासक तो हैं ही, इसीलिए नवरात्रि में, दोनों नवरात्रियां जो आती हैं उनमें वो व्रत रखते हैं और सिर्फ कहा जाता है कि जल का सेवन करते हैं, पेय पदार्थों का सेवन करते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। अपनी माँ से उनका बहुत कनेक्ट रहा, बहुत स्नेह करते थे। और तीसरी उनकी जो माँ है वो हैं भारत माँ। लेकिन ये भी था कि नरेंद्र मोदी जी शायद ये नहीं चाहते थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि ये उनकी जो आध्यात्मिक रचना है ये लोगों तक पहुँचे, तो वो उसे लिखने के बाद नष्ट कर देते थे या जला देते थे। उनके एक मित्र ने एक बार जब ये देखा तो उन्होंने वो डायरी उनसे ले ली और उन्होंने कहा, अरे ये इतने सुंदर विचार हैं, इसको हम छपवाएंगे। और यही साक्षी भाव के नाम से पहले गुजराती में छपी ये कविताएं और बाद में हिंदी और अंग्रेजी में भी इनका अनुवाद हुआ। शायद कम लोग जानते हैं कि एक सख्त प्रशासक की छवि रखने वाले मोदी के व्यक्तित्व के पीछे एक कवि भी है। 1986 से अपनी भावनाओं को डायरी में उतारने वाले मोदी अच्छे कवि भी हैं। एक विचित्र घटनाक्रम भी उनसे जुड़ा है। लिखने वाले मोदी के आंतरिक भावों को समझना है तो उनकी किताब साक्षी भाव को पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी एक कविता की पंक्ति कहती है, आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा। आशा का सूरज हमेशा अपने साथ रख कर आगे बढ़ने वाले नरेंद्र मोदी का सियासी सफर बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंसूर। हमारी इस खास पेशकश हैट्रिक के हीरो में यहीं तक हमारा सफर, और देखते हैं कि मंगलवार को आने वाले नतीजे किस तरह से भारतीय राजनीति के इस अप्रतिम नायक को आगे बढ़ाने का जनादेश देते हैं, किस तरह की परिस्थितियां होती हैं। लेकिन मुझे दीजिए यहाँ इजाज़त। नमस्कार।